हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के जो सेक्शंस हैं उनको ही आगे कंटिन्यू करूंगी, जो कि पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, आधे रह गए थे। मैं सेक्शन 6 तक कंप्लीट करा दिया था मैंने। सेक्शन 7 से करूंगी आगे, जिसमें पेनल्टी बताई गई हैं। पेनल्टी बताई गई हैं, पेनल्टी कैसे कैसे लगाई जाएंगी, किस किस पर। ठीक है। सबसे पहले जो सेकंड अपील प्राधिकारी है, ठीक है, जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो पद विहित अधिकारी है उसने बिना कारण के, बिना सफिशिएंट रीज़न के, बिना रीजनेबल कॉज के सेवा देने में असफल रहा है, उसने सेवा नहीं दी है, टाइम से सेवा देने में वो असफल रहा है, तो फिर वो पद विहित अधिकारी के ऊपर पेनल्टी लगाएगा, अर्थात फाइन लगाएगा, जो 500 रुपये से कम का नहीं होगा और 5000 से अधिक का नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यदि उसे ऐसा लगता है, ठीक है, कि द्वितीय अपील अधिकारी को ये लगता है कि जो पद विहित अधिकारी है उसने कार्य करने में देरी की है, जो कार्य उसे जिस टाइम पीरियड के अंतर्गत कंप्लीट कर देना चाहिए था उसने नहीं किया है, कार्य करने में देरी की है, तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि 5000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी। प्रतिदिन के 250 रुपये लगेंगी, ठीक है, जो कि 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि द्वितीय अपील अधिकारी को लगता है कि प्रथम अपील अधिकारी ने भी उसका अपील का विनिश्चय नहीं किया है और उसको सेवा प्रदान करने में देरी लगाई है। ठीक है। उसका अपील का विनिश्चय नहीं किया है और उसके लिए पर्याप्त रीज़न भी नहीं दिया है कि किस कारण से उसकी अपील की जो एप्लीकेशन है उसको निरस्त कर दिया है और या फिर उसका विनिश्चय करने में असफल रहा है, तो द्वितीय अपील अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी 500 रुपये से कम नहीं और 5000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकेगा बस। लेकिन फ़ाइन लगाने से पहले प्रथम अपील अधिकारी को सुनवाई का मौका ज़रूर दिया जाएगा कि बताइए आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, हम आपके ऊपर ये फ़ाइन लगा रहे हैं। तो वो बोलेंगे फिर कुछ भी कि हमने तो सही काम किया था या इसलिए नहीं कर पाया था, या ये जो कुछ भी उनको बोलना हो, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अभी समाप्त नहीं हुए हैं प्रोविज़न, तो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 7 में पेनल्टी पढ़ रहे थे। तो सेक्शन 7 में जो पेनल्टी बताई है उसके सब सेक्शन 3 में बोला गया है कि जो द्वितीय अपील अधिकारी है, जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है, वो प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर और पद विहित अधिकारी के ऊपर जो भी पेनल्टी लगा रहा है ना, वो दोनों पेनल्टी की जो भी राशि है, उसमें जो भी पैसे हैं, वो राशि प्रतिकर के रूप में अपीलार्थी को दिए जाने का आदेश दिया जाएगा कि ये सारी राशि जो अपीलार्थी है उसको प्रतिकर के रूप में दी जाए, उसको कंपनसेशन के रूप में दी जाए, क्योंकि पद विहित अधिकारी आप हैं, आपने उसका काम सही समय पे नहीं किया है, आप प्रथम अपील अधिकारी हैं और आपने भी उसका काम सही समय पे नहीं किया है। आपको जो भी राशि बोला गया है फाइन के रूप में भरने के लिए, ये प्रतिकर के रूप में अपीलार्थी को दी जाएगी। ठीक है। तो ये बोला गया है इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4, जिसमें ये बताया गया है कि जो द्वितीय अपील अधिकारी है, अगर उसको मन में सेटिस्फेक्शन हो जाता है और उसको पता लग जाता है कि पद विहित अधिकारी ने और प्रथम अपील अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है जो कि उनको करना चाहिए था, तो वो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। मतलब डिसिप्लिनरी, मतलब आपने अनुशासन का भंग किया है, आपको अपने अनुशासन में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। आप क्या कर रहे थे उस समय जब आपको बोला गया था कि आप उसका कार्य कीजिए, उसको सेवा प्रदान कीजिए, उस व्यक्ति को आपने नहीं की, तो फिर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा कौन? द्वितीय अपील प्राधिकारी। किस पर? जो पद विहित अधिकारी के ऊपर और प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 का सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि जो आवेदक है, हमने प्रथम उपधारा में पढ़ा था पद विहित अधिकारी के ऊपर पेनल्टी लग रही थी, द्वितीय में पढ़ा था प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर पेनल्टी लग रही थी। ठीक है। तो
अगर कोई व्यक्ति, अब वही व्यक्ति जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है उसने जो पेनल्टी अधिरोपित की है अब इससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर इसके संबंध में क्या होगा, वो सेक्शन 8A के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को आवेदन कर सकेगा। मतलब ये एक पहला अधिनियम है ऐसा जिसमें प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी और उसके बाद नॉमिनेटेड ऑफिसर। क्या बात है, कितने उपचार दे दिए इन लोगों ने इस अधिनियम में। मतलब चाहते हैं कि जनता का भला हो, उन्हें टाइम पीरियड के अंतर्गत सेवाएं प्रदान की जाएं, इसलिए इन्होंने इतना सब किया है। सो भैया सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार को नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। ठीक है, मतलब राज्य सरकार उसको नियुक्त करेगी नाम निर्दिष्ट अधिकारी को, और वो व्यक्ति उसको आवेदन कर सकेगा अगर वो सेकंड अपील प्राधिकारी के निर्णय से भी दुखी है तो। ठीक है, देखो कितने सारे अवसर दे दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो नाम निर्दिष्ट अधिकारी है वो प्रथम अपील अधिकारी, ठीक है, पद विहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद उन पर पेनल्टी लगाएगा और उनके ऊपर 5,000 रुपये तक का पेनल्टी लगा सकेगा और इससे संबंधित जानकारी के अगेंस्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा। ठीक है, तो अब वो इन पे 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा रहा है कि तुमने उस व्यक्ति का कार्य नहीं किया प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर और पद विहित अधिकारी के ऊपर। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर रहा है और ऊपर से पेनल्टी भी लगा रहा है। कौन कर रहा है, ये नाम निर्दिष्ट अधिकारी जिसे स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका ही जो सबसेक्शन 5 का सबसेक्शन C है उसमें क्या है कि नाम निर्दिष्ट अधिकारी को अगर ऐसा लगता है कि द्वितीय अपील अधिकारी ने भी अपर्याप्त पेनल्टी लगाई है और कार्रवाई को लंबित रखा है और सही से कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया है, इसने भी कोई सहायता नहीं की है, तो वो क्या करेगा, इस पर भी 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा देगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। लो, मतलब कि नाम निर्दिष्ट अधिकारी ने किसी को नहीं छोड़ा, पद विहित अधिकारी को नहीं छोड़ा, प्रथम अपील अधिकारी को नहीं छोड़ा, द्वितीय अपील अधिकारी को भी लगा दिया, सबको पेनल्टी लगा दी, क्योंकि आपने ढंग से कार्य नहीं किया है तो सब पर पेनल्टी लगेगी वो तो। और ऊपर से डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की जा रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। ठीक है, और तो फिर सब पर किस लिए लगाया है, क्योंकि और इन सब पर इन लगाने के विशेष कारण भी लिखेगा, पर्याप्त कारण भी लिखेगा, तब जाके वो ये सब कार्रवाई करेगा। कौन, नाम निर्दिष्ट ऑफिसर। सो इस तरीके से ये पेनल्टी का सेक्शन समाप्त होता है, जिसमें स्टार्टिंग के ऑफिसर से लेकर सारे ऑफिसर्स पर पेनल्टी लगाई है एक दूसरे के अगेंस्ट में। और ज़्यादातर स्टार्टिंग की जो पेनल्टी है वो 500 रुपये से कम नहीं, 5,000 रुपये तक, ये मतलब कुल मिला के 5,000 से ऊपर नहीं गई सब पर। किसी पर डायरेक्ट 5,000, किसी पर 500 से 5,000, तो इस तरीके से ये पेनल्टी लगी हुई है। एक बार हम इसको शॉर्ट में भी समाप्त कर लेंगे जल्दी से कि किस किस पर कैसी कैसी पेनल्टी लगाई गई है। सो सबसे पहले पद विहित अधिकारी ने उस व्यक्ति का कार्य नहीं किया है, कार्य करने में असफल रहा है, और उसके बाद उसने अगर कार्य किया भी है तो विलम्ब से किया है। ठीक है, मतलब विलम्ब, देरी लगा दी, कार्य किया ही नहीं है, तो उस पर 500 से कम नहीं 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। किस पर, पद विहित अधिकारी के ऊपर। उसके बाद अगर उसने कार्य देरी से भी नहीं किया है, कार्य करने में देरी लगा दी, तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये लगेंगे और 5,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रथम अपील अधिकारी है उसने भी उस व्यक्ति की अपील को रद्द कर दिया है, या कोई सफिशिएंट कारण नहीं दिया है, या उसकी अपील को लंबित पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो उस पर भी 500 से कम नहीं और 5,000 रुपये तक की फाइन लगाया गया है द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील अधिकारी को। ठीक है, उसके बाद द्वितीय अपील अधिकारी को अपील अधिकारी जो पेनल्टी लगा रहा है इन दोनों के ऊपर, वो सारी कंपनसेशन के रूप में अपीलार्थी को दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है वो कह रहा है कि जो पद विहित अधिकारी है वो अपना कार्य करने में असफल रहा है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब जो हमने जो आवेदन किया था, मतलब कि फर्स्ट में
सेक्शन 7 के फर्स्ट में पदवीधर अधिकारी और दूसरे में प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर जो पेनल्टी लगाई थी ना, अब अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है वो व्यक्ति, तो वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देश अधिकारी को आवेदन कर सकता है। अब आ जाएगा नाम निर्देश अधिकारी, वो सब पर ही पेनल्टी लगा देगा। पदवीधर अधिकारी के ऊपर तो लगी रही थी, प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी लग रही थी, लेकिन अब द्वितीय अपील अधिकारी के ऊपर भी लगेगी, और जो 5,000 से कम की नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर भी लगेगी, और इन लोगों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इन्होंने ढंग से काम किया ही नहीं है, और अगर करते तो ये कुछ नहीं होता। तो ये सारा पेनल्टी का डिफाइन हो गया कि किस तरीके से किस पर कैसे कैसे पेनल्टी लगाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है, जो द्वितीय अपील प्राधिकारी है ना, ठीक है, वो इस एक्ट के अधीन जो भी पेनल्टी अधिरोपित करने के संबंध में आदेश दे रहा है ना, तो उससे व्यथित कौन हो रहा है, पदवीधर अधिकारी, ठीक है, और प्रथम अपील अधिकारी। तो अब इन दोनों को राइट दिया गया है कि ये 60 दिन के अंदर अंदर पुनरीक्षण के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे कि आप हमारी प्रक्रिया का निराकरण कीजिए। हम जो सेकंड अपील अधिकारी है ना, उसने हमारे खिलाफ में जो ऑर्डर दिया है ना पदवीधर अधिकारी के खिलाफ और प्रथम अपील अधिकारी के खिलाफ, तो हम दोनों व्यथित हैं, वो दोनों व्यथित हैं, तो वो दोनों 60 दिन के भीतर नाम निर्दिष्ट ऑफिसर को क्या कहते हैं, किसके लिए, पुनरीक्षण के लिए, रिवीजन के लिए आवेदन करेंगे। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8A। 8A में क्या हो रहा है कि रिव्यू हो रहा है किसके ऑर्डर का, नॉमिनेटेड ऑफिसर का। जो ऑफिसर नॉमिनेटेड करके आया है ना, उस ऑफिसर के आदेश का पुनर्विलोकन हो रहा है। ठीक है, तो पुनर्विलोकन, नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन सेक्शन 8A में बताया गया है। तो अभी हमने इसके पहले जो सेक्शन पढ़ा उसमें पदवीधर अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को उपचार दिया गया है कि वो लोग 60 दिन के भीतर रिवीजन करा सकते हैं नाम निर्देश अधिकारी के ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, हाँ, द्वितीय अपील प्राधिकारी के खिलाफ नाम निर्देश अधिकारी से रिवीजन करा सकते हैं। अब जो द्वितीय अपील अधिकारी है उसको भी तो कुछ उपचार मिलना चाहिए ना बेचारे को, उसके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज C के तहत 5,000 रुपये, और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है कौन, नाम निर्दिष्ट ऑफिसर ही कर रहा है। तो वो नाम निर्दिष्ट ऑफिसर के अगेंस्ट में ही 60 दिन की काल अवधि के भीतर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन लगा सकता है कौन, द्वितीय अपील प्राधिकारी। उसको यहाँ पर उपचार दे दिया गया है सेक्शन 8A में। ठीक है, तो वो लगा देगा अगर उसको लगता है ऐसा तो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 में बताया गया है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण। अब सद्भाव पूर्वक कार्रवाई कैसी होती है, हमने मतलब गुड फेथ में कार्य किया है। अब किसी ने अगर गुड फेथ में कार्य किया है तो उसको सज़ा क्यों दी जाएगी बताइए। सो बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद और अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उसने गुड फेथ में कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम नियम बनाने की शक्ति। सो नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर किसकी है, राज्य सरकार की है। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम 11 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसकी है, यहाँ पे भी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राज्य सरकार की है। सो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेगी। सो इस तरीके से सेक्शन 11 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। ठीक है, और सेक्शन 9 में सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण है, और सेक्शन 10 में नियम बनाने की शक्ति है। सो फाइनली ये एक्ट आज कंप्लीट हो गया है और इसमें 1 to 10 सेक्शन थे। सो थैंक यू सो मच गाइज लिसनिंग मी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।